नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की खबरों में रुक करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और उस दौरान हरि सेवा आश्रम में साधु संतों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री संत समागम और श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आश्रम में आयोजित भागवत कथा भी सुनेंगे। तो वहीं पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गोवा और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के बीच करार हुआ है। इसके तहत दोनों राज्य पर्यटन बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 100 नए डिटेंशन तलाशे जा रहे हैं। इन संस्थानों पर पर्यटन सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे की मौजूदगी में ये करार हुआ। उत्तराखंड की ओर से करार पर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे और गोवा के निदेशक पर्यटन एस अंशिपका ने साइन किए। उत्तराखंड व गोवा के मध्य पर्यटन, आपसी सहयोग, संस्कृति, पर्यटन, इन सभी को साझा करने के लिए आज जो एमओयू यहाँ पर संपादित हुए हैं, उसमें गोवा सरकार के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री रोहन खोंटे जी, हमारे पर्यटन सचिव श्री सचिन कुर्वे जी, निदेशक पर्यटन गोवा श्री सुनील अचिपाका जी एवं हमारे होटल एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री सुनील साहनी जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गोवा से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण, सभी उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग से और अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण और पर्यटन व्यवसाय और विभाग सभी से जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, आज का ये दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो वही देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए कई सुविधाएं दी हैं। सुविधाओं का विस्तार करते हुए प्रक्रिया को आसान किए जाने से आज उत्तराखंड देश का नया शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया है। उत्तराखंड को एक बड़े डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। तो वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम को बताया कि उन्होंने मंगलवार को श्री केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण से जुड़े बेहतर काम किए जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज से 3 दिन की धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची। कंगना रनौत ने हरिद्वार में प्रसिद्ध दक्षिणी काली मंदिर पहुंचकर मां काली के दर्शन कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। बता दें कि कंगना रनौत केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगी और कुछ दिन पहले भी कंगना रनौत हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण दर्शन नहीं कर पाई थी। देखिए, हरिद्वार की यात्रा होती है तो बड़ी ही पावन होती है। इस तरह के विचार होते हैं, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी सीख ले, धर्म की लेके, सनातन को लेके। सनातन तो हमारा देखिए कितना अनंत है, उसके बारे में जितना भी हम सुने, सोचे, समझे उतना ही कम है। तो ये अच्छा, जब हरिद्वार में आने का मौका मिलता है, कुछ पुण्य कमाने का मौका मिलता है, तो हम ऐसे क्यों, यही विचार रहते हैं हमारे। आज देश और सनातन धर्म को मानने वाली, समझने वाली और हमारे सुपरस्टार फिल्मी दुनिया की मानी जानी हस्ती मेरी अत्यंत प्रिय कंगना रनावत जी आई और माँ का दर्शन पूजन किया, अभिषेक किया उसने। आज उसका अभिप्राय है कि हम केवल गुरुजी के साथ सत्संग सुनेंगे, हम किसी प्रकार की कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे, किसी के साथ किसी से मिलेंगे नहीं, केवल पूज्य स्वामी जी के साथ प्रवचन सुनेंगे। आज वो घंटों से हमारी प्रवचन को सुन रही है और
वो रात्रि विश्राम करेंगी, काली मंदिर में रात्रि यहाँ रहेंगी। प्रातः काल वो 4 धाम की यात्रा में जाएंगी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। मुझे लगता है हो सकता है ना जाए, केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे। G20 सम्मेलन के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। पौड़ी जिला प्रशासन की ओर से स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस टीम ने रिहर्सल किया। सम्मेलन में आने वाले मेहमान परमार्थ निकेतन में संध्याकालीन गंगा आरती करेंगे, इसलिए पूरे क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मगर G20 में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो G20 की बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की बैठक रहने वाली है, जहां पर उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं आपको बता दें कि विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा और इस दौरान जहां 90 देशों के विदेशी डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल होंगे, तो नरेंद्र नगर में G20 समिट की बैठक आयोजित की गई है। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा जहां मेहमानों को उत्तराखंडी खाना परोसा जाएगा, तो वहीं 24 से लेकर 27 मई तक ये G20 सम्मेलन होगा, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जहां विदेशी डेलीगेट्स को उत्तराखंड की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखा जाए तो G20 से लेकर लगातार सरकार तैयारियों में लगी हुई थी और अब जो ये मौका आ गया है कि जो विदेशी जो मेहमान है उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है, तमाम सारी तैयारियां की जाती रही थी। और अगर बात की जाए तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जहाँ पे जो ये मेहमान आ रहे हैं, जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत की तमाम सारी तैयारियां की गई थी। सरकार लगातार इस चीज को लेकर गंभीर थी और सरकार इस पे काम भी कर रही थी। इसके साथ ही मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पारंपरिक जो परिधानों में जो वहाँ जो उत्तराखंड के लोग कलाकार हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया है। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड को जो ये अगुवाई मिली है, G20 की अगुवाई मिली है। दूसरी बैठक होने जा रही है, जो पहली बैठक थी वह रामनगर में हुई थी, इसके बाद यह दूसरी बैठक है। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया था। इसके साथ ही अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इन सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और अब यह जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया है, टिहरी के नरेंद्र नगर में ऑर्गेनाइज किया गया, कहीं ना कहीं लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है कि जो विदेशी जो मेहमान आ रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से पर्यटन को भी बढ़ावा देने की बात हो जाएगी, बिजनेस की भी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं चौमुखी विकास की जरूर चर्चाएं होंगी और इसको लेकर सरकार भी पूरी तरीके से गंभीर थी कि किस जी बिल्कुल नवीन, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो विदेशी डेलीगेट्स हैं उनको उत्तराखंड की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा, ऐसे में किस तरह के इंतजाम उसके लिए किए गए हैं कि जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो करीब से उत्तराखंड के खान पान, वहां के रहन को देख सके? जी निश्चित तौर पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको दर्शाने का काम किया गया है। जगह जगह पर पिक्चरों के माध्यम से संस्कृति को दर्शाया गया है। इसके साथ ही जो पहाड़ी जो व्यंजनों का भी जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो स्वाद लेंगे, जो मोटे अनाज हैं उनको भी बनाने का काम किया गया है। तो पूरी तरीके से जो छवि दी गई है, पहाड़ की छवि दिखाने का काम किया गया है। इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही थी, चाहे विभाग की बात की जाए या फिर सरकार की बात की जाए, लगातार इन सब तैयारियों में लगी हुई थी। और अब यह समय आ गया है कि जो बैठक आने वाले समय में होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को तैयारियों को लेकर तैयारी की गई थी और इसके साथ ही जो एक पहाड़ की छाप छोड़ी जाए उसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। जी बिल्कुल नवीन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि बैठक के अलावा भी कई कार्यक्रम जो हैं वो विदेशी डेलीगेट्स के लिए रखे गए हैं, चाहे फिर वो गंगा आरती की बात की जाए या फिर वहां आसपास जो पर्यटन स्थल है वहां पर विदेशी डेलीगेट्स को ले जाने की बात की जाए, तो क्या कुछ व्यवस्था इसके लिए की गई है?
जी, अगर बात की जाए तो एक उत्तराखंड एक धर्म नगरी है। कहीं ना कहीं कई सारे तीर्थ स्थान हैं, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ की बात की जाए, गंगोत्री यमुनोत्री की बात की जाए, या हरिद्वार ऋषिकेश की बात की जाए, जी तो विदेशी पर्यटकों के लिए एक जो विदेशी जो आ रहे हैं, नागरिक आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि उन्हें गंगा आरती का देखने का मौका मिलेगा, तमाम सारे मंदिरों को देखने का मौका मिलेगा, और इसके साथ ही जो एक पहाड़ की संस्कृति किस तरीके से पहाड़ की संस्कृति है उस देखने का मौका मिलेगा। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। विभाग और शासन प्रशासन पूरी तरीके से इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्हें तमाम सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। और इसके साथ ही अगर उत्तराखंड की छाप छोड़ने की बात की जाए तो लगातार इसके लिए काम भी किया गया था। जो सड़कें हैं उन्हें सजाने का काम किया गया था, एयरपोर्ट को पूरी तरीके से सजाया गया, उत्तराखंड की संस्कृतियों को दर्शाया गया, तो तमाम सारी चीजों को करने का काम किया गया। जी बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरह से खबर आपको बता रही थी, जहां पर G20 सम्मेलन का आज से आगाज हो चुका है, तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रेलवे ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि 28 मई से ट्रेन विधिवत शुरू हो जाएगी और ये बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 बजे चलेगी। संयुक्त निदेशक रेलवे बोर्ड विवेक कुमार सिन्हा ने बताया कि देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रेन के केवल 5 स्टॉपेज होंगे। इनमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ शामिल हैं। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 28 मई से देहरादून से दिल्ली के बीच भी अब वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। आपको बता दें कि इस बीच जहां देहरादून से दिल्ली के बीच जो सफर होगा उसमें सिर्फ 5 स्टेशन यानी कि 5 स्टॉपेज ही रखे गए हैं। तो वहीं लगातार हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, जिस तरह से आप दिल्ली से देहरादून का सफर जो है वो और भी आसान हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, किस तरह के वहां पर जो है माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए वंदे भारत ट्रेन का जो संचालन का शेड्यूल है वह जारी हो चुका है। 28 तारीख से ट्रेन राजधानी देहरादून से शुरू कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं जो दिल्ली से और देहरादून की जो दूरी है वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही समय का जो सबसे बड़ी बात यह होती थी कि लंबा समय लगता था। 4 घंटे में जो यात्री हैं वह 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए जरूर है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है और इसके साथ ही तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया था और अब ये जो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस ट्रेन का स्टॉपेज है, सिर्फ 5 जगहों पर यह ट्रेन रुकेगी और सीधे दिल्ली फिर जाकर उसका स्टॉपेज होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समय की एक तो समय सबसे कम लगने वाला है और जो यात्रियों को सब अनेकों सुविधाएं इस ट्रेन में मिलने वाली हैं। इसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की गई थी। रेलवे प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी थे वो भी वहां पर मौजूद थे ट्रेन के संचालन के समय में और अब विधिवत रूप से जो है 28 तारीख से इसका संचालन हो जा रहा है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, जिन्हें एक दिन में दिल्ली से काम करके वापस लौटना है, वो इस ट्रेन का सहारा लेकर दिल्ली जाकर और राजधानी देहरादून फिर से वापस हो सकते हैं। तो एक बड़ी सौगात उत्तराखंड के लोगों के लिए जरूर मिली है वंदे भारत ट्रेन से। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रेन का शेड्यूल दिल्ली से देहरादून और वापस फिर जो है देहरादून से दिल्ली का क्या रखा गया है? जी, अभी जो शेड्यूल की बात करें तो जाने का शेड्यूल करीब 7 बजे ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि जो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस शेड्यूल के माध्यम से कि वह सुबह 9 बजे के करीब सुबह 7 बजे के करीब राजधानी देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उन्हें 4 घंटे का समय वहां पहुंचने में लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात ये जरूर है जो यात्रियों के लिए एक काफी सुविधा की भी बात है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन राजधानी देहरादून से शुरू हो रहा है और यात्रियों को काफी इस चीज को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि समय एक तो समय की जो सबसे कम समय लग रहा है और आसानी से वह दिल्ली तक पहुंच जा रहे हैं। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। पहाड़ के छोटे छोटे गांव से निकलकर उत्तराखंड की 5 बेटियों ने देश में फतह का परचम लहराया है। बता दें कि एक बेटी जज बनी है तो 5 बेटियां
IAS अफसर बन गई हैं। बेटियों की उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले के बेंची गांव की अंजलि बेंचवाल बहुणा ने हायर जुडिशरी सर्विसेज में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश टिहरी गढ़वाल में प्रथम नियुक्ति पत्र की है। वहीं आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग में चमोली जिले के बांगड़ी कपीरी गांव की मुद्रा गैरोला, रुद्रप्रयाग जिले के स्वीली भरदार की कंचन डिमरी, बागेश्वर जिले के दार्शनी गांव की कल्पना पांडे, उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की गरिमा नरूला का चयन IAS में हुआ है। तो वे उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। अब हर्षिल घाटी में पर्यटक और तीर्थयात्री रिवर राफ्टिंग के साथ हर्षिल घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। तो वही उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से अलकनंदा एक्सपीडिशन रुद्रप्रयाग की राफ्टिंग कंपनी को अनुमति दी गई है। राफ्टिंग कंपनी ने हर्षिल में राफ्टिंग का संचालन शुरू कर दिया है। यह अनुमति 30 जून तक दी गई है। हर्षिल में राफ्टिंग की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार माननीय CM श्री पुष्कर सिंह धामी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहां पे गंगोत्री जाने वाले यात्रीगण राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग हर्षिल में हैं, यहाँ पे हम लोग राफ्टिंग करवा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हर्षिल में राफ्टिंग स्टार्ट करने की अनुमति दी है। हर्षिल में हम राफ्टिंग स्टार्टिंग किया है और ये राफ्टिंग स्टार्टिंग करने के लिए हमें उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ के हर्षिल में राफ्टिंग कराने के लिए परमिशन अलाउ की है। थैंक यू फॉर उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री एंड उत्तराखंड CM। तो वही मंगलवार देर शाम उत्तरकाशी जिले के सभी क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। तेज बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे खनेड़ा कसाला के पास मलबा गिरने से बंद हो गया है। हाईवे बंद होने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया। तो वहीं हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। रामनगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नेता शुभम उत्तम के नेतृत्व में आज शाम को एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें भवानी शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो वहीं इस दौरान शुभम उत्तम ने बताया कि 5 मार्च को दिल्ली में वाल्मीकि समाज के 16 साल नाबालिग लड़के को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिवार के लोगों ने काफी तलाश की और पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, जिस कारण वाल्मीकि समाज के लोग आज एकत्रित होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन करने का निर्णय लिया है। आज से 2 माह पूर्व 5 मार्च 2023 को एक हमारे वाल्मीकि समाज का 16 वर्षीय बालक जो दिल्ली में रहता था, उसे अनजान लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसको सिवर टैंक के अंदर डाल दिया था। ये बयान उनके हैं जो इस केस में अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद भी दिल्ली सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने आज 2 माह हो चुके हैं, उस बॉडी को उन्होंने बरामद नहीं करा है। चूँकि हम वाल्मीकि समाज के जागरूक युवा हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हर एक न्यूज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिल जाती है, तो हमें ये सूचना आज सुबह हमें प्राप्त हुई कि हमारे वाल्मीकि समाज के संग ऐसी ऐसी घटना घटित हो रही है। तो हमने सर्वप्रथम ऐसा होता है कि अपने समाज के लिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहले हमने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है उसकी आत्मा को शांति के लिए, और कल हम पुनः 11 बजे यहीं एकत्रित होंगे और आम आदमी पार्टी का पुतला दहन का कार्यक्रम हमने रख रखा है। और उसके बाद यदि उसके अंदर आम आदमी पार्टी अपने पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी बच्चे की बॉडी बरामद नहीं करती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हमारा पूरा वाल्मीकि समाज और हमारा युवा बहुत ही आक्रोशित है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 1 से 2 घंटे के दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज आंधी के साथ तूफान आने की संभावना जताई गई है। तो वहीं लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और आवाजाही से बचे। तो वहीं उपरोक्त जिले में अलग अलग स्थानों पर पेड़ों के उखड़ने और कच्चे घरों को नुकसान होने की संभावना है। इन जिलों में राज्य के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की सलाह भी दी गई है।
अभी अगर वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। तो इसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसमें ओलावृष्टि, लाइटनिंग कहीं कहीं पर, और इसी तरह जो तेज़ हवाएं हैं जिनकी गति जो स्क्वाल जिसको बोलते हैं झक्कड़, उनकी गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं कहीं पर इन जिलों में देखने को मिलेगी। और गस्टिंग में वो जो विंडी स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी जा सकती है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना या कच्चे हाउसेस को डैमेज करना या इसी तरह कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी 2 से 3 घंटा ये जो एक्टिविटी है ये रहने वाली इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में। तो लोगों को चाहिए कि अभी 2-3 घंटे मूवमेंट ना करें और सेफ जगह पे रहें, जिससे जो है किसी नुकसान से बचा जा सके। तो यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। तो वही आपको बता दें कि जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि फिर बारिश और ओलावृष्टि के आसार बनते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जहां लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि वो अलर्ट रहे, क्योंकि बिजली गिरने और तेज आंधी की संभावना भी जताई गई। और ऐसे में जो कच्चे घर है उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जहां तेज आंधी की भी संभावना जताई जा रही है, और ऐसे में लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जहां तेज आंधी और बारिश, ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं कच्चे घर जिनके हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि तेज आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में जहां मौसम विभाग ने भी अब प्रदेश में अलर्ट जारी किया है, कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जहां तेज बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आसार जताए जा रहे हैं, तो मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश में जहां मौसम एक बार फिर से करवट लेता नजर आ रहा है, तो बिजली गिरने और तेज आंधी की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ओलावृष्टि होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं कच्चे मकानों में जो रह रहे लोग हैं उनको भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि तेज आंधी और ओलावृष्टि के चलते जहां कच्चे मकानों को नुकसान पहुंच सकता है। वही हल्द्वानी में देर शाम आए तूफान ने जिले भर में कई पेड़ उखाड़ दिए। तो वही रामपुर रोड पर चलती कार पर विशालकाय पेड़ गिरने से कार सवार हाईकोर्ट के अधिवक्ता की मौत हो गई। पेड़ गिरने से शहर में जगह जगह यातायात प्रभावित रहा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तूफान से बिजली पोल लाइनें ध्वस्त हो गई, जिससे बिजली गुल हो गई। तो वहीं बिजली विभाग क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने में जुटा हुआ है। रामनगर में आज सुबह सिंचाई गुल में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो वह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि सिंचाई गुल में मिले इस नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एक नवजात शिशु का शव रेलवे बढ़ाव में बरामद हुआ था। मंगला रोड गुल्लगड्डी में सुबह सिंचाई की गुल में एक नवजात बच्चे का शव मिला है, और शव को हमने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है, और आसपास इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। जानकारी आए कि कल शाम वहाँ नहीं था, सुबह कैसे आया है, इस संबंध में इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जाएंगे। पूर्व में भी एक ऐसा ही नवजात का शव मिला था, तो हम इसको जाँच करेंगे कि ये कहाँ से आया है, और इसके संबंध में जो भी सीसीटीवी देख के अन्य लोगों से जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।